कट रहा है क्या वीडियो स्टैंड से। तो जैसे देखिए आपके चैप्टर में रक्त का संचरण है, ब्लड का सर्कुलेशन है ना। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड को पढ़ लेंगे। ब्लड पढ़ने के बाद तब हम लोग हार्ट को पढ़ेंगे। पहले ब्लड नहीं पढ़ेंगे तो हार्ट कैसे समझ में आएगा भाई। हार्ट में ही तो ब्लड को पंप किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड को पढ़ेंगे। तो ये रक्त की खोज किसने किया था? इसको देखिए भाई कई नाम से जानते हैं आप लोग। इसको चाहे रक्त कहिए और रक्त और क्या किस नाम से जानते हैं? हीमोग्लोबिन तक लगता है। सर हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स अलग अलग होते हैं। हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स हाँ अलग अलग अभी बताते हैं आपको। रक्त के अध्ययन को हीमैटोलॉजी कहते हैं। रक्त को किसने खोजा था? जैसे आप अभी मतलब कि आपके पूरे शरीर का जो ब्लड का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग हीमैटोलॉजी कहते हैं या इसी को सेरोलॉजी भी कहते हैं। दोनों नाम हैं, हीमैटोलॉजी और सेरोलॉजी। और दूसरा पॉइंट देखिए इसका। सबसे पहले रक्त की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे है ना। विलियम हार्वे ने किया था। जैसे आप अभी ले जाइए पैथोलॉजी में डॉक्टर लिखता है, अगर बहुत सारी बीमारी रहती है तो कहता है कि पहले जाइए इनकी हीमैटोलॉजी करवा के ले आइए। क्या करवा के ले आइए? हीमैटोलॉजी मतलब कि ब्लड की पूरी जांच करवा करके ले आइए, तब जाकर के हम इनको दवा देंगे। ये दो पॉइंट हो गया आपका। और देखिए ब्लड क्या है? ब्लड एक क्या है? संयोजी तरल संयोजी ऊतक है ना। और संयोजी ऊतक का मतलब है कि जो पूरे बॉडी को क्या किए रहे? कनेक्ट किया रहे, जोड़े रहे। ब्लड क्या होता है? हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? परिवहन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन होता रहता है ना, सर्कुलेट करता रहता है। ये दो बात हो गई। देखिए एक ब्लड क्या है? ब्लड एक कोलाइड विलयन होता है। कोलाइड विलयन का मतलब समझते ही नहीं। जैसे चीनी और पानी के घोल को लीजिए और उसको किसी माध्यम से उसको छान लीजिए। जो छान करके नीचे चला जाए वो क्या होगा? विलयन हो गया। और जो बचा रहेगा, इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें ब्लड में एक होता है ब्लड में, इसमें ब्लड प्लाज्मा होता है और एक होते हैं रुधिराण। तो अगर हम कहें कि ब्लड प्लाज्मा को आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल पाएंगे? ब्लड में से ब्लड प्लाज्मा को कैसे अलग किया जाए? देखिए 60% जो है प्लाज्मा होता है और 40% क्या होता है? रुधिराण।
है ना। अभी बताते हैं आपको, इसको 2 पॉइंट लिख लीजिए इसको। उसी के नीचे लिख लीजिएगा, रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। आप जानते हैं ब्लड में पीएच मान 7.4 होता है। और पुरुषों में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 6 से 7 लीटर नहीं होता है, ये 5 से 6 लीटर होता है। हाँ, महिलाओं में 5 लीटर। ये बात हो गई, दोनों आपको क्लियर है। और पीएच मान कितना होता है? 7.4। अच्छा देखिए, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और बच्चे में कहाँ होता है? जब वो कहाँ एम्ब्रियोनिक अवस्था में रहता है, जब वो भ्रूणी अवस्था में रहता है, तब कहाँ पर होता है? देखिए, ये जो बच्चे का मीसोडर्म होता है उससे होता है, और वहाँ पर यकृत और प्लीहा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, वहाँ पर होता है। स्प्लीन, जिसको हम लोग पिल्ली कहते हैं या प्लीहा कहते हैं, इंग्लिश क्या है? स्प्लीन की हिंदी क्या होती है? प्लीहा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिल्ली भी कहते हैं। हाँ, कहाँ पर होता है? अपने पेट में, यहाँ पर उधर के पास में होता है। और ये क्या काम करता है? ब्लड को स्टोरेज का काम करता है। कौन? प्लीहा, है ना। और प्लीहा एक काम और करता है, जब ब्लड डेड हो जाता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट की जब इसकी क्वेश्चन बन जाती है, तो ये जाकर के स्प्लीन इसको छान करके क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। अलग करने के बाद ये फिर आंत में डाल देता है, जो है मल के रास्ते बाहर निकल जाता है। ये छानने का भी काम करता है। और क्या करता है? स्टोरेज का भी काम करता है। कौन? प्लीहा। ये बात हो गई। और देखिए, कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे अगर आपके हृदय में, जैसे वो शिवानी कह रही थी ना कि क्या कहते हैं उसको, हृदय में जो है ब्लड क्या होता है? स्टोर रहता है। जिस दिन हृदय में ब्लड स्टोर हो जाएगा, हृदय क्या हो जाएगा? पंप ही नहीं कर पाएगा। वो पहली बात, उसके पास स्टोर करने का जगह ही नहीं है, वो स्टोर करता ही नहीं है। उसका काम सिर्फ एक ही है कि ब्लड को क्या करे? पंप करे, पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई है। और स्टोरेज का काम करता है कौन? प्लीहा ना। ये दोनों बात हो गई। तो देखिए, जो अशुद्ध रक्त होता है, कहाँ पे शुद्ध होता है? हार्ट में ही आके शुद्ध होता है? नहीं,
शुद्ध करने के लिए उसको फेफड़े के पास जाना पड़ता है। फेफड़ा ही उसको शुद्ध करके फिर उसको फेफड़ा शुद्ध करके हार्ट को भेजता है और फिर हार्ट क्या काम करता है, पूरे शरीर में भेजता है। कुछ अपराइट भेजता है, कुछ डाउन नीचे की तरफ भेजता है। अभी जब आपको हम हार्ट बताएंगे तो हार्ट का चित्र बना के बताएंगे कि मान लीजिए ये आपका हार्ट है, क्या है आपका हार्ट है। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम बताएंगे कि शुद्ध रक्त कैसे सप्लाई हो रहा है, अशुद्ध रक्त कैसे सप्लाई हो रहा है, कौन जो है फुफ्फुस धमनी से आ रहा है ना, इधर से कौन सा आ रहा है। हर एक चीज को जब पूरा स्ट्रक्चर आपको बताएंगे और इसके बाद कौन सा लंग्स की तरफ जा रहा है, लंग्स की तरफ होते हुए ये आ रहा है, इसके बाद कैसे कैसे होता है आपको सारी। ये जो चार कक्ष वाले होते हैं, हाँ मतलब दाहिना आगे देखिए ऊपर के दोनों कक्ष ये ब्लड को मतलब क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ऊपर के दोनों कक्ष एक शुद्ध रक्त एक अशुद्ध रक्त दोनों को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। और जो शुद्ध रक्त होता है ये भेज देगा इसके पास और नीचे वाला जब पंप करेगा तो ये पूरे बॉडी में भेज देगा और ये अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से आएगा इसके पास, ये पंप करके ले जाएगा इसके पास, ये भेज देगा किसके पास, फेफड़े के पास भेज देगा और फिर फेफड़ा भी क्या करेगा, इसको शुद्ध करके फिर इसके पास ऐसे चल आकर के लंग्स के पास होते हुए ऐसे आकर के फिर इसी में। हाँ तो ये शुद्ध कर सकते हैं भेज देंगे। हाँ फिर इसके बाद ऐसे साइकिल चलती रहती है। ठीक है, आने दीजिए उसको तब तक से उसकी बात। निर्माण देखिए आप लोग कहाँ काम होता है ना, बॉडी में देखिए रुद्रांश कितने प्रकार के होते हैं, दो कहीं के, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और होता है प्लेट ना। इसको एक किस नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिका या कणिकाएं, इसको क्या कहेंगे, श्वेत रुधिर। और प्लेटलेट को क्या कहते हैं, ये इसको यही कहते हैं, लेकिन एक का नाम जो है इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एक नाम इसका और भी एरिथ्रोसाइट। अब इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। इस सब का नाम है और इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इतने नाम हो गए इसके। एक इंग्लिश में आप इसको आरबीसी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कह सकते हैं, प्लेटलेट कह सकते हैं, और ये जो है लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसको कहते हैं क्या कहें, नहीं इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट है लेकिन इसको कहते हैं रक्त बिंबान।
रक्त निर्माण। नाम क्लियर हो गया ना कि इसको जो है क्या क्या नाम, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और इसमें इसको थ्रोम्बोसाइट। देखिए यहीं पर आपको चीजें दिखा देते हैं। इसमें जो है आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 55 लाख। इनकी संख्या कितनी होती है? 10,000। हाँ, और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 लाख होती है। इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और इनका जीवन काल 2 से 4 दिन मानिए। इनका 5 to 7 दिन। देखिए तो जो आप 55 लाख बता रहे हैं, इनकी कोशिकाएं जो है 55 लाख दिखाया गया है, 50 लाख। और इनकी संख्या 10,000 दिखाया गया है, इनकी संख्या 2 लाख दिखाई गई है। और इनका जीवन काल 120 दिन होता है, इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। और इनका जीवन काल जो आप पूछ रही थी ये प्लाज्मा, ये सब तो सिर्फ अपने जो हमारी ब्लड की धमनियां होती हैं या शिराएं होती हैं, प्लाज्मा जो है इसका 60 ब्लड का 60% अकेले कौन है? प्लाज्मा है। और 40% में ये तीनों प्रकार के ब्लड हैं। इनकी कोशिकाएं क्या होती रहती हैं? बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं। और ये कोशिकाएं ये भ्रमण करती रहती हैं। प्लाज्मा का कभी मृत्यु नहीं होती, ये डेड नहीं होता है, ये बना रहता है, ब्लड में बरकरार रहता है। देखिए जब आप जाते हैं पैथोलॉजी में, आपका ब्लड ले लेता है कौन? पैथोलॉजी वाला। तो एक काम करता है कि ये इसमें से जो है सीरम निकालता है। जब वो अपना प्रयोग करता है तो इसमें व्हाइट कलर का ऊपर एक परत बन जाती है ना। और उसी परत से वो निकाल करके स्लाइड पर रखेगा। रखने के बाद वो देखेगा कि आपको कौन सी बीमारी है, आपको मलेरिया है, टाइफाइड है कि आपको क्या है। किससे पता करेगा? ब्लड के सीरम से। ब्लड में ही सीरम पाया जाता है, उसी सीरम से आपकी सारी बीमारियों का पता लगाया जाता है। और ये चीजें तो बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं, लेकिन ये सब मरती रहती है। अगर ये नहीं होता तो फिर से इनका निर्माण हो पाता नहीं होता, कि इन्हीं के सहारे इनका भी निर्माण होता है। नहीं, हम नोट करवा रहे हैं आपको अच्छे से। ये तो सिर्फ आपको समझाए हैं कि ये चीज होती है, ये ब्लड होता है ना। इसको इंग्लिश में ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। आप हेडिंग बनाइए, मानव में रक्त। और इसी प्लाज्मा में सुनिए ध्यान से, एक फाइब्रिनोजेन और एक और प्रोथ्रोम्बिन, 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर जब ये क्या काम करता है, जब ये सीरम बनता है तो यही प्रोटीन निकाल करके जांच की जाती है, ठीक है। अभी आपको नोट्स में लिखवा देते हैं, लिखिएगा। मानव में रक्त। हाँ जो ब्लड निकालते हैं जांच करवाने के लिए, हाँ 12 घंटे बाद खराब हो जाता है। हाँ, वो उसका मतलब 12 घंटे अगर उसको रखे रहते हैं, कभी कभी वो लोग फ्रिज में भी रख लेते हैं, 2-3 दिन तक उसका मतलब इसके जितना दिन वो खराब नहीं होता है। अगर उसमें कुछ डाल करके रख देते हैं, खराब नहीं होता, कुछ केमिकल वगैरह डालते होंगे। हाँ
जैसे कुछ का ब्लडों की जांच यहाँ पर नहीं होती है, वो मुंबई वगैरह भेजा जाता है, मुंबई में भी नहीं होती, फॉरेन भेजा जाता है। तो भाई फॉरेन जाने में यहाँ से तुरंत नहीं जाएगा, उसके लिए ब्लड ना खराब हो उसके लिए भाई कुछ केमिकल का यूज़ किया जाता है। उस केमिकल का हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ किया जाता है ब्लड में डाल करके उसको रख करके तब भेजा जाता है। हाँ, नहीं तो अगर वैसे डायरेक्टली रखेंगे तो क्या हो जाएगा, खराब। हाँ, उसमें डाल करके भेजा जाता है। लिखिएगा, लिखिए एक आध पॉइंट हेडिंग बना लीजिए। मानव में रक्त, लिखिएगा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रिपीट कर लीजिए एक बार, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। आगे लिखिएगा, रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। जिसका पीएच मान 7.4 होता है। आगे लिखिएगा, एक वयस्क मनुष्य में औसत 5 से 6 लीटर रक्त होता है। आगे लिखिएगा, एक वयस्क महिला में औसत 5 लीटर रक्त होता है। अब लिखिएगा, रुधिर के घटक। रुधिर के घटक रुधिर के 2 घटक होते हैं। रुधिर के 2 घटक होते हैं। पहला प्लाज्मा, दूसरा रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। रक्त कणिकाएं या रुधिराणु। आप पहली हेडिंग बनाएंगे प्लाज्मा। यह हल्का पीला साफ
यह हल्का पीला साफ चिपचिपा अपारदर्शी तरल पदार्थ होता है। रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल होता है। इसका 90% भाग जल होता है। 7% प्रोटीन, 0.9% लवण, 0.9% लवण, क्या लिखे आप लोग? 0.1% ग्लूकोज, 0.1% ग्लूकोज, शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। देखिएगा, प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ, प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ में प्रतिरक्षी ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रतिरक्षी ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, हार्मोन्स, एंजाइम तथा प्रोटीन, प्रोटीन में ऐसे कोष्टक करके लिखिएगा, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन आदि पदार्थ आते हैं। देखिए, एक चीज सुन लीजिए, जो हिपैरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, यह क्या काम करती है? जो हमारे नसों में ब्लड सप्लाई हो रहा है उसको थक्का जमने से क्या करता है? रोकता है। और सुनिए, इसके विपरीत एक प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजेन
नामक दो प्रोटीन पाई जाती है जैसे आपको चोट लग जाए, है ना, चोट लग जाए तो लगभग 1 से 4 मिनट के अंदर ब्लड को क्या होना चाहिए, रुक जाना चाहिए, वहाँ पर थक्का जम जाना चाहिए। उस थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन काम करता है? नहीं, हिपैरिन तो आपके बॉडी के अंदर वो जमने नहीं देता। कहाँ पर नहीं जमने देता? जो ब्लड सप्लाई हो रही नसों के अंदर जो हिपैरिन होता है वो उनको जमने नहीं देता। नहीं तो भाई थोड़ा सा कोल्ड ठंडी पड़ने लगेगी, आपके नसों में क्या होगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा, जम जाएगा, और जम जाएगा तो सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसी के विपरीत ये जो प्रोथ्राम्बिन है और फाइब्रिनोजेन है, ये क्या काम करता है, अगर आपको कहीं कट गया तो वो क्या काम करता है कि तुरंत भाई उसको ब्लड को जमाने का काम करता है। ये प्रोटीन बाहर अगर आपके हाथ पैर साथ कहीं चोट लग गई तुरंत उसको क्या करेगा, क्लॉट कर देगा, उसको थक्का जमा देगा। और होता है कि नहीं होता है? कितना भी कट जाए उस समय आप पकड़ कर बैठे रहिए और छोड़ दीजिए, देखिए वहाँ पर एक मतलब एक लेयर बन जाएगी और आपका ब्लड वहीं पर बंद हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को जाने रहिए। लिखेंगे इसको, हाँ लिखिएगा, हिपैरिन, हिपैरिन रुधिर वाहिनियों में, हिपैरिन रुधिर वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। इसके विपरीत, इसके विपरीत प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन इसके विपरीत प्रोथ्राम्बिन कामा फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन चोट लगने पर, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। हो गया, ये दोनों पॉइंट हो गए। अब लिखिएगा रुधिराणु, रुधिराणु लिखिए, ये तीनों नाम लिख दीजिए आप, ऐसे कॉलम बना करके लिख दीजिए और इसका सब यहीं पर लिख लीजिए ताकि एक कंटेंट आपको यहीं पर तुरंत ये इसको खोजना ना पड़े, या ये कब कितने दिन का होता है या कितनी संख्या में होता है, इसकी संख्या में आगे का होने से क्या हो जाता है, यहीं पर लिख दीजिए कहीं पर एक ना छोटा सा कॉलम बना कर कहीं तीनों नाम ले लीजिए इसका, आरबीसी, लाल रंगकणिकाएं, एरिथ्रोसाइट, इनकी संख्या, इनका दिन, लाइफ स्पैन, जीवन का
जो चीज में समझ में बताइएगा। ये रुधिराणु है, ब्लड क्लॉट सेल्स, और बाकी जो है हो गया। देखिए अब पहला पॉइंट इसमें डाल लीजिए, आरबीसी करके इसको पहला पॉइंट डाल लीजिए। ये आरबीसी है क्या, कितना अहम रोल निभाता है, एक बार इसको समझ लीजिए। जो इनकी संख्या है 55 लाख, अगर इनकी संख्या में कमी आई तो क्या होता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपकी शरीर घास में सुस्त पड़ी रहेगी, थकान लगी रहेगी, आप जब हाई लेते रहेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आती है। और जो ये ल्यूकोसाइट सेल है, ये जो है भाई, ये हमारे शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है। इसमें भी और टाइप्स है, जैसे इसमें जो है ये ल्यूकोसाइट जो होता है, इसी के कारण 10,000 से अगर इनकी संख्या ऊपर की तरफ भागने लगेगी, इसमें एक ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है, जिससे हमको क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। इसकी संख्या में अधिकता हो गई। अच्छा एक बात और है, 10,000 से नीचे की तरफ भागने के लिए, जैसे 8,000, 7,000, 5,000 हो गई, तब पर भी प्रॉब्लम होगा, आपको खांसी, जुकाम, बहुत सारी प्रॉब्लम, बुखार सब आता रहता है। क्यों, अगर इसकी कमजोरी हुई तो बाहर का जो एंटीजन होता है आपके ऊपर अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो ये काम नहीं कर पाएगा, जब ये काम नहीं करेगा तो समस्या उत्पन्न होने लगती है ना। बढ़ गया तब पर भी प्रॉब्लम, और घट गया तब पर भी प्रॉब्लम होता है। और ये तो भाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि ये आपको एनर्जी देता है, जितना ही, जैसे इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 लाख, अगर 2 लाख के नीचे आई तब समस्या उत्पन्न होने लगेगी, आपको जैसे कि कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी। जैसे जिन व्यक्तियों में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, बिल्कुल पावर नहीं रह जाता, अभी कह दीजिए कि आप जो है सीढ़ी की सहायता से 5 स्टेप चढ़ जाइए, 2 स्टेप चढ़ने में हालत खराब होती है। ये क्या करता है, पूरा आपको एनर्जी देता है ना। अगर खूब खाए पिए रहेंगे, खूब बढ़िया से खाते पीते रहिए, अच्छी हर एक चीज़ को खाते पीते रहिए, ताकि ये सब क्या रहे, मेंटेन रहे, बॉडी में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। अच्छा भाई, जब आपको जो है इन सेलों की कमी नहीं होगी, तब एनर्जी रहेगी, तभी तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो एक हेडिंग पढ़ेंगे, सुस्ती छा जाएगी, आप कहेंगे यार हटा यार नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं कर रहा है ना। इसलिए इनका भी रोल बहुत ज़्यादा है, आरबीसी का भी रोल ज़्यादा है, और प्लेटलेट का भी रोल ज़्यादा है बॉडी के अंदर, और इनका तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इनकी कमी हुई, ज़्यादा हुई, ये तो रोगों से ही आदमी को क्या करेगा, परेशान कर देगा, और ये झेल जाएंगे। इसलिए ब्लड का एक जो कंपोनेंट है, जो ये घटक है, ये तीनों मतलब मेंटेन रहना चाहिए, और नहीं हुआ परेशानी हो जाती है, और बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। इसकी कमी अगर ज़्यादा होने लगती है तो आपको क्या हो जाता है, डेंगू नामक बीमारी होती है ना। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट धीरे 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 गिरने लगता है। अब जब गिरेगा, अगर ये 20,000 तक है तब पर भी सही है, अगर इससे भी कम हो गया, 4-5 हज़ार हो गया, 2-3 हज़ार हो गया, तो समझ लीजिए कि आदमी जाने के कगार पर हो गया। कहाँ से, नहीं, कोई सब कुछ नहीं होगा, शरीर से ब्लड नहीं देगा, लेकिन जब भाई सेल ही नहीं रहेंगी तो आपको कहाँ से होगा,
दिक्कत होगा, है ना। और ये सब ये जो सेल होती है, प्लेटलेट होती है, आपके पूरे बॉडी में होती हैं, पूरे बॉडी में फैली होती है, यही जो सारी एनर्जी को पैदा करती हैं। अब जब नहीं रहेंगे तो क्या करेगा आदमी? कुछ नहीं कर पाएगा, शिथिल होकर के बैठ जाएगा, खड़ा भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इन सब का ध्यान दीजिए। खाने पीने में जो कुछ मिले, रोगों से बचना है तो खाते पीते रहिए। हर 3 घंटे पर, हर 4 घंटे पर थोड़ा बहुत थोड़ा खाते रहना चाहिए। ये नहीं कि सुबह से कुछ नहीं खाए हैं और शाम को 8 घंटे खाए, 4 सुबह वाली और 4 शाम वाली, दोनों मिलाकर खाने में तब पर भी प्रॉब्लम है। बॉडी को भाई एनर्जेटिक बनाना है तो हमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ हर 2-2, 3-3 घंटे पर कुछ न कुछ लेते रहिए, है ना। ये नहीं कि एक ही बार में पाए तो कुछ ले और सो जाए खा के, है ना। इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, डॉक्टर बोलता है थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। चलिए आइए इनके पास RBC, ठीक है। RBC की बनाइए, लाल रुधिर कणिकाओं, हाँ रेड ब्लड सेल्स के लिए इंग्लिश में लिख लीजिए चाहे हिंदी में लिख लीजिए, आपके पास सब मटेरियल है, जो आपका दिल करे आपका मन करे लिख सकते हैं। ये आकार में गोल होते हैं, ये आकार में गोल होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है जो रेड ब्लड सेल होता है, इसमें केंद्रक एब्सेंट होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। कहते हैं तो भैया इनका DNA टेस्ट करा लो, है ना। इनका DNA टेस्ट कैसे कराएंगे? जब इसमें क्या है, न्यूक्लियस ही नहीं है, केंद्रक ही नहीं है, आप DNA टेस्ट कैसे कराओगे? आप रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से DNA का टेस्ट नहीं करा सकते। DNA का टेस्ट आप लोग बाल से, थूक से, थूक मतलब जो मुंह में आपके थूक बनता है, लार बनता है, उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, या बॉडी के किसी पार्ट से आप DNA का टेस्ट करवा सकते हैं। और एक नाखून से हो जाएगा, हाँ, बाल से, नाखून से और ये आपके सलाइवा से आपका DNA टेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है ना, कि बहुत सारे केसेस आते रहते हैं कि भैया मेरा बेटा नहीं है, हमारी बेटी नहीं है, क्या होगा? तो लास्ट में यही आगे प्रोसेस आएगा, भैया ऐसा करो भाई, चलो टेस्ट करवा लेते हैं, अगर सही है तो सही है, अगर गलत है तो गलत है। सर जैसे टेस्ट होता है, हाँ हो गया, हाँ, तो क्या मैच करते हैं, कर सकते हैं मतलब? देखिए ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि अगर मदर और फादर का 50-50% ब्लड ग्रुप ले लिए, अभी जब हम पढ़ाएंगे बताएंगे, तो उसमें से संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, एकदम एक्चुअल नहीं होगा। लेकिन अगर इस टाइप का टेस्ट होगा जैसे नाखून से और सलाइवा से, तो इसमें 100% क्लियरिटी हो जाएगी आपका बेबी है कि नहीं है। कभी कभी ब्लड से बेबी का ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड और फादर का मिलान कराते हैं, तो उसमें होता होगा कुछ कि क्या ये सही है कि नहीं है, तो ब्लड ग्रुप से नहीं हो पाता है। ब्लड ग्रुप तो अलग ही होता है ना, हाँ बच्चों का। हाँ, उनका अलग हो जाएगा, वहाँ पर समस्याएं होंगी, लेकिन इस माध्यम से क्लियरिटी हो जाती है। और इन सब मैटर को लेकर के बहुत ही लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं झेलते रहते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी भी हो जाता है इसके पीछे, है ना। तो ये हमारा देखिएगा, हमारा बताने का लक्ष्य तात्पर्य एक ही है कि इस माध्यम से DNA का टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। WBC में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, और प्लेटलेट में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब इसका लाल रंग होने के कारण क्या कारण है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमाटिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का पिगमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है, सफेद होता है। और ये तो आपको
127 और इसको बढ़ाइए, आरबीसी को आगे ले चलिए। ये आकार में गोल होता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की, ऊंट कैमल, हाँ अपवाद बोले हैं, अथवा नहीं बोले हैं, अपवाद में जैसे भाई ह्यूमन बीइंग के केस में, हाँ कि जैसे इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, अपवाद है कि ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी में एक जीव है कोई लामा, हाँ ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण यकृत या प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल, इसका जीवन काल, इसका जीवन काल 120 दिन तक होता है। आरबीसी को, आरबीसी प्लीहा का, सॉरी गलती हो गई, कुछ लिखिए आप लोग। आरबीसी प्लीहा का कब्र कहा जाता है। कब्र कहा जाता है। आगे लिखिएगा। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आगे लिखिएगा। ग्लोबिन, ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ग्लोबिन
प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करने की क्षमता रखता है, जो O2 एवं CO2 से सहयोग करने की क्षमता रखता है। आगे देखिएगा, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन होता है। यौगिक हीमैटिन होता है। आगे लिखिएगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर क्या होता है? अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? रक्तक्षीणता। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तक्षीणता, कोष्टक में लिखिएगा एनीमिया नामक बीमारी होती है। एनीमिया नामक बीमारी होती है। क्षीणता। और इसका एक नाम और है रक्त अल्पता करके है, रक्त अल्पता। लेकिन इसको छोड़िए, एनीमिया आप लोग जानते रहिए, बस बीमारी होती है। एक रोग है थैलेसीमिया नामक, देखिए एक है थैलेसीमिया नामक बीमारी में आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। लिख लीजिए, थैलेसीमिया नामक बीमारी में, थैलेसीमिया नामक बीमारी में, थैलेसीमिया नामक बीमारी में आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। लिखिए दूसरा वाला पार्ट, थैलेसीमिया नामक बीमारी में आरबीसी का निर्माण। अब भाई जब आरबीसी बनेगा नहीं, कभी कभी आप लोग सुनते नहीं भाई इनके मतलब इनके शरीर में खून ही नहीं बनता है, तो उस इसी बीमारी के कारण कुछ होता होगा, उनके पास और कुछ दिक्कतें होंगी, तो ये रोग हो जाता है जब, तो आरबीसी नहीं होता। चलिए WBC लिख लीजिए, 4 पॉइंट पर लिख लीजिए WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। लिखिएगा, इनका आकार अनिश्चित होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है। ये अमीबा के आकार की होती है, लेकिन इनका कोई साइज नहीं होता है। हाँ, इनका कोई आकार नहीं है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या लिखिए? इसका निर्माण अस्थमज्जा में होता है।
इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। इनकी बॉडी होता है, बॉडी देखिए आपके शरीर में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी है। तो जैसे इसमें जो ल्यूकोफिल सेल होती है या लिम्फोसाइट टी सेल होती है, इसके प्रकार हैं, WBC के प्रकार हैं। तो जैसे एक अगर कोई एंटीजन आपके शरीर में आया, बाहर का कोई रोग आपके यहाँ आया, तो ये क्या काम करेगा, आएगा किसके पास, लिम्फोसाइट टी सेल होता है, इसको ये सूचना देगा। ये कहेगा कि भाई जो है कोई बाहर का जीव आया है और चलिए, हाँ ये मान लीजिए ये रक्षा करता है हमारे शरीर का ना एंटीबॉडी, तो ये आएगा, इनको कहेगा कि भाई कोई बाहर के आए हैं और जो है आपके शरीर में अटैक कर रहे हैं और चलिए। तो इसके पास इतना पावर है कि ये जाएगा और उसको क्या करेगा, मार देगा। सबसे मेन काम इसी का होता है, टी लिम्फोसाइट का। अब देखिए ये जो टी लिम्फोसाइट होता है, सेल होती है, ये जो है HIV में ये जो है खुद ही मर जाता है। HIV जो रोग होता है, तो ये जो लिम्फोसाइट सेल होती है, ये पहली बात वो इतना घातक है कि आकर के इसी को मार देता है, लिम्फोसाइट को ही मार देगा। अब भाई जब लिम्फोसाइट ही मार दिया तो क्या काम करेगा, अब मोनोसाइट का मतलब होता है कि जो मरी हुई सेल होती है उसका भक्षण कर देगा, है ना, ये मोनोसाइट। अब ये तीनों इनका कोई काम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इन तीनों का क्या है, बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि भाई ये सूचना देता है कि भाई जैसे गार्ड का काम करता है कि भाई कोई आ रहा है और आप अपने आप को संभालिएगा, ये इनको जाएगा, गले गिरेगा, ये इनको मार देगा। लेकिन और मारने के बाद जब मार के गिरा देगा तो इसको क्या काम करेगा, खा जाएगा, भक्षण कर जाएगा उसका। लेकिन ये रोग इतना घातक है HIV एड्स कि यहाँ पर टी लिम्फोसाइट सेल काम नहीं करती है। जिस व्यक्ति को अगर एड्स या HIV हो गया है, वहाँ पर अरे हम कहते हैं जो हमारे अंदर भाई रक्षा कर रहा है वही नहीं रहेगा तो कौन रक्षा करेगा। तो बाहर के लोग हावी तो हो जाएंगे, कहेंगे भाई इसके पास कोई आदमी नहीं है, चलो इसका घर द्वार सब हड़प लेते हैं, आएगा, स्वाभाविक सी बात है। भाई ये तो क्या है, बीमार है, रोग से ग्रसित हैं,
पहले ऑलरेडी ये अपने सिस्टम को मार चुके हैं, क्या करेगा? तब इस जब ये हावी हो जाता है तो उस समय आदमी की क्या होती है भाई, जब सेल सही नहीं काम करेगी तो बहुत ढेर सारी बीमारी पैदा करेगा। टीबी हो जाएगा, माउस पार्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी इन्फेक्शन हो जाएगा। हर जगह से क्या हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे। इनका एक ही रीजन होता है कि लास्ट में कौन वही चीज है, चाहे भी हो गया एक ही चीज है। और ये आदमी फिर इनका एक ही काम। हाँ, इसका लक्षण देखिए, पहली बात तो इसका लक्षण ये होता है, जो व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव होता है तो सूखी खांसी आती है, मतलब धीरे धीरे अटैक करता है ना, पहले सूखी खांसी आना प्रारंभ होगी। जब सूखी खांसी आएगा तो जो है कि वो धीरे धीरे भाई बार बार आप खांसेंगे तो फेफड़ा आपका क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। जब फेफड़ा कमजोर होगा तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। हमने क्या कहा कि जैसे जब ये रोग से अच्छा नहीं कर पाएगा तो बाहर के जीव जब आएंगे अटैक करेंगे तो वो जाकर के शरीर के अंदर इन्फेक्शन फैला रहे हैं, तो क्या होगा, खांसी आएगी, बलगम आएगा, जुकाम आएगा, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, फेफड़ा सड़ने लगेगा, फेफड़ा को बैक्टीरिया खत्म करने लगेंगे, है ना। तो उस समय क्या होगा, आपका दम घुटने लगेगा। जब भाई आपके पूरे फेफड़े में बलगम भरा हुआ है और वहाँ पर सांस लेने की क्षमता नहीं है तो आप क्या करेंगे, 2 कदम चलेंगे, हाँफने लगेंगे, आप गिर पड़ेंगे। और ये रोग ऐसा होता है कि आपको कोई छूने वाला नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। पहले बार अब धीरे धीरे तो टीबी के लक्षण होते हैं ना, मतलब वो कह रहे हैं कि एचआईवी में होता है। हाँ, यही मतलब मैं बता रहा हूँ, आप समझिएगा। हमारा कहने का मतलब है कि जब एक लिम्फोसाइट सेना नष्ट हो जाएगी तो बाहर के जो हमारे फॉरेन जीव, मतलब कि कोई आएगा अटैक करेगा तो भाई उस समय ये क्या होगा, नष्ट हुआ रहेगा। मान लीजिए कोई आदमी एचआईवी पॉजिटिव है तो बाहर से उसको अगर अटैक कर देगा तो उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा। और यहाँ पर तो ये कोई रक्षा करने वाला है नहीं, ये सब भक्षण करने वाला। जब भाई मेन जो है आदमी ही मारा जा चुका है तो ये दोनों लोग क्या करेंगे, ये लोग भाग जाएंगे, कहेंगे हम नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, ये दोनों लोग भाग जाएंगे। तो बस अब क्या करेगा आदमी, क्या होगा, असहाय हो जाएगा और समस्या क्लियर हो जाए। अब ये मान लीजिए ये तो ये हो गया, इसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी प्रॉब्लम होती है। ये जो मेन पार्ट होता है, जनन अंग जो होते हैं उसमें क्या होता है, फफोले पड़ जाते हैं। फफोले का मतलब समझते हैं ना, कि उसमें लाल 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 ऐसे क्या होगा, ऐसे वाइन के शेप का ऐसे पूरा चकत्ता पड़ जाता है। क्या हो जाएंगे, पूरे चकत्ता पड़ जाएंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में। अब समस्या होगी कि यहाँ पर से फिर बाद में जाकर के वहाँ से ब्लड भी सीक्रेट होने लगता है। जब भाई कट टूट जाएगा, सब ये सब हो जाएगा, वहाँ की चमड़ियाँ नष्ट होने लगेंगी, है ना। तो क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये एचआईवी में यही सब सारे लक्षण हैं। और इसका एक ही उपचार है, क्या, सावधानियाँ। जैसे अगर मेल है तो भाई, अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं कि जो है इस समय अपना गांव देश छोड़ करके बाहर रहते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। अब जैसे हम लोग को सेविंग कराने की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर न जाकर अपने घर की व्यवस्था कर लें, या अब तो नीडल के थ्रू बहुत ज़्यादा फैलता था, है ना, इंजेक्शन के माध्यम से बहुत ज़्यादा पहले एक ही नीडल से 20 आदमी को इंजेक्शन लगा दिया जाता था। अब क्या हो गया भाई, उसको वो जो है एक बार यूज करते हैं, इसके बाद फेंक देते हैं, है ना। तो कई माध्यम हैं इसके, इन सबसे हमको क्या करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए और वफादारी से रहना चाहिए। ये हो गया, कहाँ तक लिखे थे आप? इसका जीवन काल 2 से 4 दिन, बस 1 पॉइंट और है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। इसका मुख्य कार्य रोगों से इसका मुख्य कार्य रोगों के संक्रमण से बचाना है। इसका मुख्य कार्य रोगों के संक्रमण से
बचाना है। बस करें। अब अभी आपका ये लास्ट वाला बचा है स्लेट से। आप 21 है।